बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात में हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, सम्मेलन से बहुपक्षीय सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। शानदार आयोजन के लिए किर्गिस्तान का जताया आभार। बिश्केक घोषणा पत्र में आतंकवाद से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग बढ़ाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक आज। सूखे की स्थिति, जल प्रबंधन और खेती के मुद्दों पर होगा जोर। आकांक्षी जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही नक्सल पीड़ित इलाकों में सुरक्षा उपायों पर भी होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बिना शर्त माफी की मांग पर अड़े पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों की बातचीत से इनकार के बाद ममता ने आज फिर मुलाकात का दिया समय। 200 से ज्यादा वरिष्ठ डॉक्टरों ने सौंपा इस्तीफा। आईएमए का 17 जून को देश भर में हड़ताल का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए सख्त कानून का किया समर्थन। बिहार में दिमागी बुखार से 9 और बच्चों की मौत, अब तक 63 मौतें। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का 100 बिस्तरों वाला एक अलग वार्ड बनाने का निर्देश। केंद्र के हालात पर नजर, राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा। और एफआईएच हॉकी सीरीज फाइनल्स में भारत को दोहरी सफलता। जापान को 7-2 से हराकर फाइनल में बनाई जगह। ओलंपिक क्वालिफायर में भी जगह पक्की। दक्षिण अफ्रीका से खिताबी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शिरकत के बाद स्वदेश लौट आए हैं। शिखर सम्मेलन में उन्होंने वैश्विक सुरक्षा स्थिति, बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, लोगों के बीच संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों समेत कई और अहम विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके एससीओ के सफल आयोजन पर मेजबान किर्गिस्तान की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये शिखर सम्मेलन बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा और इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान सरकार और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति जीनबेकोव का शानदार मेजबानी के लिए आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर वार्ता से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। उन्होंने कल एससीओ की राष्ट्राध्यक्ष परिषद बैठक से पहले किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जीनबेकोव से भी मुलाकात की। जीनबेकोव एससीओ शिखर सम्मेलन 2019 के अध्यक्ष थे। 2017 में भारत को संगठन का पूर्ण सदस्य बनाए जाने के बाद शंघाई सहयोग संगठन की ये दूसरी बैठक थी। संगठन के 8 सदस्य देशों में दुनिया की 42% आबादी, 22% जमीन और जीडीपी में 20% हिस्सेदारी है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। इससे पहले सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों की मदद देने वाले देशों को जिम्मेदार और जवाबदेह माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए शांति जरूरी है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। एससीओ सम्मेलन के आखिर में जारी साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री के रुख का समर्थन किया गया है। इस खतरे से निपटने के सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने एससीओ के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हेल्थ यानी हेल्थ केयर, इकोनॉमी, अल्टरनेटिव एनर्जी, लिटरेचर एंड कल्चर, टेरर फ्री सोसाइटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शी व्यापार प्रणाली पर भी जोर दिया। आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षपात और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी ओर से मध्य एशिया देशों के साथ कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क परियोजना के दौरान देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पर्यटन, आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। Need for better connectivity. He also touched upon such themes as renewable energy, environment protection and solar energy. सम्मेलन के खत्म होने पर साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें आतंकवाद के खतरे पर चिंता जताई गई। इस मौके पर 14 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। साथ ही एससीओ और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के बीच कई करार हुए। Were the document of the anti-narcotic strategy and the program of action. Then, like I just told you about the inter-regional cooperation and the heads of regions forum, and as also 3 documents which were signed were on healthcare, on environment and on sports cooperation. प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य में एससीओ की ओर से सभी पहलों में भागीदारी और सहयोग का आश्वासन दिया। अगला शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन रूस में होगा। उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था आतंकवाद के मामले में, और उनका इशारा चीन की तरफ था कनेक्टिविटी के मामले में कि किस तरीके से सीपीईसी ने भारत की प्रभुता का हनन किया है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में एससीओ चार्टर के मुताबिक सभी देश किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से सहयोग बढ़ाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ बिश्केक से अखिलेश सुमन। स्वदेश वापसी होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत किर्गिस्तान के बीच शिखर वार्ता हुई। इसमें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने समेत कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत ने किर्गिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की पेशकश की। भारत ने किर्गिस्तान को $200 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट का प्रस्ताव दिया। शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 15 अहम करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का दोनों देशों ने फैसला किया है। व्यापारिक और आर्थिक सहयोग 5 साल के रोड मैप के लिए तैयार है। हमारे साझा क्षेत्र में समृद्धि, शांति और स्थिरता के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण भी है। एक्सेलेंसी, भारत और किर्गिज रिपब्लिक जैसे लोकतांत्रिक और विविधता भरे समाजों को आज आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है। हम आतंकवाद और कट्टरवाद के समाधान के लिए एकजुट हैं। आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदार ठहराना होगा। पूरी दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने भारत किर्गिस्तान संयुक्त व्यापार मंच का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अच्छा माहौल, कनेक्टिविटी और बिजनेस टू बिजनेस आदान प्रदान जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक भागीदारी की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए बिजनेस फोरम का काफी समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक बड़ा बाजार है। हमारे देश की युवा प्रतिभा और इनोवेटर्स भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में लगे हैं। कुछ और अहम खबरें। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज राष्ट्रपति भवन में बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए के दूसरे कार्यकाल में गवर्निंग काउंसिल की ये पहली बैठक है। संचालन परिषद की इस 5वीं बैठक में
सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र में समस्या और नक्सल पीड़ित जिलों में सुरक्षा चिंता समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की राष्ट्रपति भवन में बैठक होनी है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। नई मोदी सरकार में संचालन परिषद की ये पहली बैठक है। नीति आयोग के मुताबिक बैठक के एजेंडे में वर्षा जल संचयन, देश में कृषि की स्थिति और सूखे की स्थिति से निपटने के उपाय, कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार की तलाश, आकांक्षी जिलों की उपलब्धियों और चुनौतियों के अलावा नक्सल पीड़ित इलाकों में सुरक्षा के उपायों पर चर्चा होगी। बड़ा मुद्दा यही है कि हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, कैसे इरिगेशन में उसका काम उसको और एफिशिएंट चलाएं, रिवर बेसिन डेवलपमेंट हो, वाटरशेड डेवलपमेंट हो। तो एक तो बहुत बड़ा मुद्दा यही है। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि किसानों को लेकर ये कि उनको कितनी ज़्यादा हम फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वो अपने उत्पादन को जहाँ मर्जी आए बेचें, और जिसकी वजह से जो हमारा जो ये जो एक्ट है हमारा APMC एक्ट, उसकी जगह हम दूसरा कोई एक्ट लाएं। हमने मॉडल बना भी लिया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल दरअसल राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली संस्था है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी राज्य से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं पर चर्चा करेंगे। नीति आयोग के मुताबिक राज्यों की सलाह पर नीतियां तैयार होंगी और उनके सुझाव पर अमल भी किया जाएगा। ये मीटिंग हमारी नहीं होती है, मगर ये होती है कि राज्य क्या चाहते हैं, नीति आयोग क्या करे। तो हमारी उम्मीद पूरी ये है कि, और इसीलिए हमने उसका जो पूरा एजेंडा है वो ऐसे ही बनाया है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सब आएंगे वो हमें सुझाव दें और हम लोग उनसे समझने के लिए, उनसे मार्गदर्शन के लिए हम इस मीटिंग का हम आयोजन करते हैं। इस बैठक में पिछली बैठक के एजेंडे पर उठाए गए कदमों की समीक्षा होगी और भविष्य की विकास प्राथमिकताओं पर भी विचार होगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में राज्यों की भागीदारी सबसे अहम होती है और इसी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में ही किसानों की आमदनी दोगुनी करने से लेकर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया। इस बार की नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में जो एजेंडा है उसमें भी किसानों का मुद्दा अहम है और इसमें जल संरक्षण से लेकर किसानों के लिए नए बाजार तलाशने और इसके साथ साथ सूखे से निपटने के उपाय पर चर्चा होने की उम्मीद है। दिल्ली में कैमरामैन मनोज के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंचानन, देखें तो अभी तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संचालन परिषद की 4 बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि दूसरे कार्यकाल की अभी पहली बैठक होगी। तमाम जो एजेंडा है वो विस्तार से थोड़ी देर पहले हमने आपकी रिपोर्ट में देखा है। कुल मिलाकर देखें जो हालिया हालात हैं उसके मद्देनजर ये बैठक कितनी अहम होगी? देखिए, क्या है कि गवर्निंग काउंसिल राज्यों की बैठक होती है, राज्य का प्रतिनिधित्व इसमें होता है और पूरे देश में जो स्थिति है उसमें एक चीज कॉमन है, वो ये है कि सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, बारिश कम है और पानी को कैसे बचाया जाए, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सरकार का एजेंडे में सबसे ऊपर है। तो पूरे देश भर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह आने वाला समय जल संकट का हो सकता है उससे कैसे निपटा जाए वो सबसे प्रमुख एजेंडा है। उसके अलावा किसानों के लिए नए बाजार तलाशने, चाहे वो लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म के क्षेत्र हैं उनमें कैसे विकास के काम को आगे बढ़ाया जाए, ये सारी बातें। लेकिन एक जो प्रमुख बात गवर्निंग काउंसिल का मैंडेट ही यही है कि राज्यों के साथ मिलकर नीतियों को बनाया जाए। तो हमने जैसा कि बताया कि आयुष्मान भारत हो या किसानों की आमदनी दोगुना करना हो, ये सभी राज्यों के सहयोग से हुआ, तो उसी पर मंथन होता है। और देखिए, सिर्फ 4 बैठकें हुई थी पिछले कार्यकाल में, इसका मतलब यह है कि राज्यों को एक संदेश भी दिया जाता है, उसे फीडबैक दिया जाता है और यही इसका मैंडेट है और इसी पर गंभीर चर्चा होनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आइए खबरों में फिलहाल आगे बढ़ते हैं और खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टर अपनी शर्तों के माने जाने पर ही हड़ताल वापस लेने की बात कह रहे हैं। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने काम पर लौटने के लिए 6 शर्तें रखी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बिना शर्त माफी की मांग भी शामिल है। डॉक्टरों के बातचीत से इनकार के बाद एक बार फिर आज ममता बनर्जी ने मुलाकात का समय दिया है। इस बीच अब तक राज्य के सरकारी अस्पतालों के 200 से ज्यादा वरिष्ठ डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है।
पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। आईएमए ने 17 जून को देश में भर में हड़ताल करने की भी बात कही है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत तौर पर मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है और डॉक्टरों को काम करने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की अपील की है। हड़ताली डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने स्वास्थ्य मंत्री से सुरक्षा और उनके साथ होने वाली हिंसा से बचाव के लिए कदम उठाने की बात कही। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए सख्त कानून की भी मांग का समर्थन किया है। ट्वीट किया उन्होंने कि सरकार को ऐसा कानून पारित कराना चाहिए जिसके तहत डॉक्टरों पर किसी तरह का हमला गैर जमानती अपराध माना जाए और अपराधी को कम से कम 12 साल कैद की सजा हो। ड्रैकोनियन क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो डॉक्टरों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार करता है उसे वापस लिया जाना चाहिए। जूनियर डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से बातचीत करें और मामले को सुलझाएं। फिलहाल क्या ताजा हालात हैं जानने के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, जो अभी जो दिख रहा है कि बातचीत से इनकार के बाद आज ममता बनर्जी ने फिर से समय दे दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक शर्तें नहीं मानी जाती हमारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिना शर्त माफी नहीं मांग लेती तब तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी तमाम आश्वासन दिए हैं। कुल मिलाकर देखें तो क्या आसार नजर आ रहे हैं हड़ताल को लेकर फिलहाल? देखिए प्रीति, कल से जब हड़ताल जारी हुई डॉक्टरों की पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर पे जो हिंसा हुई उसको लेकर के पूरे देश के डॉक्टरों में उबाल था, बेचैनी थी कि जिस तरीके से ये साफ सुथरा पेशा है, इस पेशेवर लोगों को जिस तरीके से ये भगवान का रूप होते हैं, ये मरीजों का इलाज करते हैं, उनके लिए इस तरह का व्यवहार किया गया, पूरे देश पे उबाल था। आज भी हड़ताल जारी है। अगर अब दिल्ली की बात करें प्रीति तो करीब 10,000 डॉक्टर हड़ताल पे हैं और एम्स में अभी यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। एम्स में हालांकि जो फॉलोअप मरीज हैं उनको देखना शुरू हो गया है, इमरजेंसी सेवाएं भी जारी है, लेकिन इस बीच जो 6 शर्तें रखी हैं डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने की, जिसमें से एक बिना शर्त माफ़ी मांगने की बात कही है, तो डॉक्टर अपनी मांग पे लगातार अड़े हुए हैं प्रीति, क्योंकि इनका मानना है कि जिस तरह से हिंसा हुई है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से एक सुरक्षा कवच होना चाहिए, केंद्रीय कानून बनना चाहिए, देश के तमाम डॉक्टरों को की हिफाजत कैसे हो ये सुरक्षित होना चाहिए, इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच प्रीति आईएमए ने 17 तारीख को देशव्यापी हड़ताल बुलाया है। 17 को संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस हड़ताल को। ऐसे में उन्होंने सिविल सोसाइटी से भी अपील की है कि वो डॉक्टरों की इस मांग में शामिल हो और कंधे से कंधा मिला करके फिलहाल अब देखना होगा आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिलने का वक्त दिया है, क्या कुछ बातचीत होती है, क्या मामला सुलझता है, देखना होगा, इस पर नजर होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फातेह टीपू इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दिमागी बुखार की चपेट में आने से कल 9 और बच्चों की मौत हो गई। अब तक इस बीमारी से 63 बच्चों की जान जा चुकी है। सभी बच्चे हाइपोग्लिसेमिया के शिकार हुए हैं। ये ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड शुगर का स्तर बहुत घट जाता है और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर के 2 सरकारी अस्पतालों में 63 बच्चों की मौत हुई, जिनमें से एक अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दौरा किया था। SKMCH में जिन 9 बच्चों का इलाज चल रहा है उनकी हालत गंभीर है। वहीं केजरीवाल अस्पताल में 5 बच्चों की हालत नाजुक है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ कल बैठक के बाद कहा कि 6 और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी और 100 बेड वाले नए वार्ड का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार लगातार बिहार के हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। भारत सरकार ने अपने मैं समझता हूँ आधा दर्जन से ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स, सीनियर लोगों को तुरंत बिहार के अंदर रवाना कर दिया था। वो सारे उन अस्पतालों में, उन सब स्थानों पर जहाँ ये बीमारी बच्चों को तकलीफ़ दे रही है वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर अभी भी हैं। वहाँ से वो सारी वहाँ की सरकार को भी एडवाइस कर रहे हैं, वहाँ से हमें भी फीडबैक्स दे रहे हैं। और इसके साथ साथ
पिछले 5 दिन में मैं 2 बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग कर चुका हूं। इस रविवार को भी किया, कल भी किया, और इस मीटिंग के अंदर सारी सिचुएशन को बराबर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान वायु के फिर से अपना रास्ता बदलने और 17 और 18 जून को गुजरात के कच्छ तट पर दस्तक देने की आशंका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान की प्रचंडता भी आज कुछ कम हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात पश्चिम की ओर मुड़ रहा है, जिससे पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका जिले से 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे और गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति वाली हवा चलने की संभावना है। चक्रवात के अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम की ओर बढ़ने और फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने की संभावना है। वायु के 16 जून को अपना मार्ग बदलने और 17-18 जून को कच्छ में दस्तक देने की भी संभावना बनी हुई है। गुजरात सरकार ने चक्रवात के मार्ग बदलने की संभावना के बारे में चेतावनी जारी की है। गौरतलब है कि चक्रवात वायु को गुरुवार को ही गुजरात तट पर दस्तक देनी थी, लेकिन इसने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात अपना रास्ता बदल लिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विज्ञान और तकनीक का अंतिम मकसद लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लोगों तक समय से सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में डिजिटेक कॉन्क्लेव 2019 के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि तकनीक के जरिए जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही स्वास्थ्य सेवा, भूमि पंजीकरण, परिवहन, कर संग्रह और शहरी नियोजन समेत कई क्षेत्रों में सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की तकनीकों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा विकल्प मुहैया कराने, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करके लोगों के जीवन को समृद्ध करना चाहिए। By creating a conducive environment and adopting the right policies and regulations, India is now making pioneering efforts to improve the infrastructure need for development with a citizen-centric approach. This is evident from the fact that over the past few years, there has been a huge growth in more effective technology-mediated citizen services delivery. My dear youngsters and friends, India is more digitally connected today than ever before. Undoubtedly, digitalization is ensuring speedy delivery of services. Apart from transforming the banking and financial sectors, it is contributing to inclusive development in more ways than one. उपराष्ट्रपति ने शिक्षा संस्थानों, कॉर्पोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों से युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने पर जोर दिया, जिससे भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए युवा शक्ति का इस्तेमाल किया जा सके। We need to channelize the energy of these young minds to make India the next economic power. Achieving that, we have to impart necessary skills to our youth. In this endeavor, the role of the education institutions, the corporate sector, the NGOs, and also the center and various state governments becomes very critical. My dear sisters and brothers, India has emerged as one of the fastest growing economy in the world. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार सबके लिए आवास का लक्ष्य 2022 की निर्धारित अवधि की बजाय 2020 के शुरू में ही हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 83 लाख मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना विश्व में सबसे तेजी से अमल होने वाली परियोजनाओं में से है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिसंबर के अंत तक स्मार्ट शहरों में 50 एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र चालू हो जाएंगे। भारत ने जवाबी कदम उठाते हुए अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने बादाम, अखरोट और दालों समेत 29 अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी आयात शुल्क लगाने के फैसले पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। पिछले साल मई में मंत्रालय ने इन अमेरिकी वस्तुओं पर ऊंचा शुल्क लगाने की समय सीमा को बढ़ाकर 16 जून कर दिया था। अमेरिका ने पिछले साल मार्च में इस्पात उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर 25% और एल्यूमिनियम उत्पादों पर 10% कर दिया था। भारत इन उत्पादों पर एक बड़ा निर्यातक देश है। शुल्क बढ़ाने से भारतीय इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादकों पर $24 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा था।
और अब बात खेलों की करेंगे। भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 7-2 से हराकर FIH हॉकी सीरीज फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाते हुए साल के आखिर में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर में जगह भी पक्की कर ली है। भारत के लिए रमनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, वरुण कुमार, हार्दिक सिंह, गुरसाहिबजीत सिंह और विवेक सागर प्रसाद ने गोल दागे। वहीं जापान के लिए केंजी किताजातो और कातो वातानाबो ने गोल दागे। भारत का सामना फाइनल में साउथ अफ्रीका से होगा, जबकि जापान तीसरे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में अमेरिका से भिड़ेगा। और बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज 2 अहम मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच लंदन के द ओवल मैदान में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे, तो उनकी निगाह विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करने पर होगी। अंक तालिका में दोनों ही टीमें निचले स्थान पर हैं। कार्डिफ में दोनों टीमों के बीच मुकाबला शाम 6 बजे से शुरू होगा। वहीं इंग्लैंड ने कल खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके शशांक आसन के फायदे बताए हैं। सुबह 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो के साथ। आप देखिए इस आसन के क्या फायदे हैं। नमस्कार। शशांक आसन, संस्कृत में शशांक का अर्थ है खरगोश। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक खरगोश की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें। अब अपने दोनों घुटनों को आरामदायक स्थिति में जितना हो सके उतना फैलाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को परस्पर छू रहे हों। अब अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। अब सांस छोड़ें और अपनी हथेलियों को आगे की ओर खींचते हुए अपने शरीर को झुकाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी भुजाएं समांतर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर। अपनी दृष्टि सामने की ओर बनाए रखते हुए इस मुद्रा में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। शशांक आसन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यह आसन पीठ दर्द में भी राहत दिलाता है। हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप के रोगियों को यह आसन सावधानी के साथ करना चाहिए। घुटनों में गठिया की शिकायत के रोगियों को यह आसन सावधानी से या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपकी पीठ में अत्यधिक दर्द हो तो कृपया यह आसन ना करें। कुछ समय तक शशांक आसन में रहने के बाद सांस लेते हुए ऊपर आएं और अपने शरीर को सीधा करें। अब सांस छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में आ जाएं। अब अपने शरीर को एक तरफ झुकाते हुए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें और विश्राम आसन में आने के पश्चात विश्राम करें। नियमित रूप से करने पर शशांक आसन आपको तनाव और क्रोध घटाने में मदद करता है।